सबसे पहले बात पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर जारी एक्शन की करेंगे। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। सुरक्षा में सेंध पर केंद्र सरकार हुई सख्त। सोनिया ने सीएम चन्नी से क्या कहा है, स्मृति ईरानी ने कैसे किया पलटवार, पीएम की सुरक्षा में सेंध का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, इन सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सुरक्षा पर संग्राम। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीनियर एडवोकेट महेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से इस घटना पर रिपोर्ट लेने और पंजाब सरकार को दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही इस मामले में पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव की बर्खास्तगी की भी मांग की गई है। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक हाई पावर कमेटी गठित की है और जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस कमेटी में 3 सदस्य शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन होना तय है। अगर राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी उठा। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कई मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने पीएम की सुरक्षा में लापरवाही पर चिंता जताई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम की सिक्योरिटी में सेंधमारी पर बड़े और कठोर फैसले लिए जाएंगे। पीएम की सुरक्षा में सेंधमारी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से बात की है और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। सोनिया गांधी ने चन्नी से कहा कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। चन्नी ने सोनिया को बताया कि उन्होंने जांच कमेटी गठित की है जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सोनिया गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक आत्मा देर से जागी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोनिया ने माना है कि मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को ऐसा आदेश देकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया है। पीएम मोदी की सलामती के लिए देश भर में पूजा और दुआ का दौर जारी है। सीएम योगी ने मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और काल भैरव की पूजा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गुफा मंदिर में महामृत्युंजय का जाप किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पीएम की दीर्घायु की कामना की। यूपी में रामपुर की मजार हाफिज साहब की दरगाह में भी पीएम की लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए केंद्रीय एजेंसियों को कसूरवार ठहराया है। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी के जिंदा बचकर जाने वाले बयान की आलोचना की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हम कोई आतंकवादी नहीं है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की सड़क यात्रा को पंजाब के डीजीपी ने मंजूरी दी थी। इसके बाद ही पीएम का काफिला आगे बढ़ा था। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी चाहते थे कि प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया जाए, लेकिन पंजाब सरकार ने पुलिस को बल प्रयोग से रोक दिया था। वहीं एडीजीपी की चिट्ठी से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पंजाब सरकार को किसानों के प्रदर्शन की पहले से जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को कहा था कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे सरकार बरगाड़ी कांड जैसे मुद्दे में फंस जाए। 2015 में बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसी कांड की वजह से पंजाब में अकालियों को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर भी सामने आने लगा है। कल ओमिक्रॉन के कितने केस मिले, दिल्ली में कितने दिन में बढ़ गए 3 गुना केस, महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड कितने केस सामने आए हैं और लखनऊ में प्रशासन ने कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए क्या फैसला किया है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरों को देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट में। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण भी तेजी से पैर पसार रहा है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 2900 के करीब पहुंच गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक दिन में 137 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 79 मामले सामने आए हैं। केरल में भी 50 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। वहीं एक दिन में कोविड-19 के 1,10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखकर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इनके जरिए कोरोना पीड़ितों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने और बेड की बुकिंग करने में मदद की जाएगी। केंद्र सरकार ने इन कंट्रोल रूम्स में डॉक्टर्स, काउंसलर्स और वॉलंटियर्स की पूरी तैनाती के लिए भी कहा है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार 3 गुना हो गई है। गुरुवार को दिल्ली में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए और इस दौरान 6 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से गई, जबकि बुधवार को 10,500 से ज्यादा केस सामने आए थे। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी 15% के पार पहुंच गया है।
महाराष्ट्र में गुरुवार को एक दिन में 36,265 नए केस सामने आए और ओमिक्रॉन के 79 मामले भी रिपोर्ट किए गए। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 1,15,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं माया नगरी मुंबई में एक दिन में 20,181 नए संक्रमित मिले हैं। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 79,260 तक पहुँच गई है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी कही जाने वाली धारावी में 107 मरीज सामने आए हैं। BMC ने सभी से कोविड गाइडलाइंस पालन करने की अपील की है। मुंबई में पिछले 72 घंटों में 200 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या के साथ शहर के अस्पतालों को कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में कई डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा 600 मामले गौतम बुद्ध नगर में रिपोर्ट हुए हैं। राजधानी लखनऊ में भी एक्टिव केसों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई है। संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश के दूसरे राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 15,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन में संक्रमण से 19 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 23% के पार पहुंच गया है और एक्टिव मरीजों की संख्या भी 41,000 के पार पहुंच गई है। कर्नाटक में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत भी हुई। राज्य में पिछले सप्ताह से संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं केरल में भी गुरुवार को कोरोना के 4,649 नए मामले सामने आए और 17 मरीजों की मौत भी हुई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,157 है। ओडिशा के पुरी बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उन्हें जागरूक किया। पटनायक ने रेत पर मास्क पहने लोगों की आकृति उकेरी और लिखा, प्लीज फॉलो कोविड-19 प्रोटोकॉल। इसके अलावा उन्होंने जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनसे टीका लगवाने की भी अपील की। देश में अब तक कितने लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की डोज? कौन कौन से बड़े नेता आए कोरोना की चपेट में? क्यों टाली गई वाइब्रेंट गुजरात समिट? और दुनिया भर में एक दिन में कोरोना के कितने केसेस सामने आए? देश दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना का कोहराम में। देश भर में कल शाम 7 बजे तक 85 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक इसके साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन कवरेज का आंकड़ा 150 करोड़ के करीब पहुंच गया है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण में एक बार फिर से तेजी दिखाई दे रही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राय ने ट्वीट कर कहा कि मेरी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आए लोगों से निवेदन है कि सतर्कता बरतते हुए जरूरी कदम उठाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी और कहा कि मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया है। मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से निवेदन है कि वो खुद को आइसोलेट करें और अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं। इससे पहले उनके बेटे और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए इस साल होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट को टाल दिया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में 10 जनवरी को पीएम मोदी को करना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच होने वाला था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया। पंजाब के अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार को इटली से पहुंची एक चार्टर फ्लाइट के 125 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। फ्लाइट में कुल 179 पैसेंजर सवार थे। सभी संक्रमितों को उनके संबंधित जिलों में 10 एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट करके जिला अस्पतालों में क्वारंटाइन किया गया है। ये पहली बार है जब किसी एक फ्लाइट में इतनी ज्यादा संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं। बॉलीवुड में पिछले कई दिनों से कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद बिग बॉस में शामिल सभी घर वालों का कोरोना टेस्ट हुआ है। बिग बॉस के घर में देवोलीना भट्टाचार्य लंबे समय से बीमार चल रही हैं। घर वालों की अभी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है, जिसका इंतजार घर वालों समेत फैंस को भी है। पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में कोरोना के 26 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं और 8,168 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में बड़ी आबादी में लॉन्ग कोविड मिला है। लॉन्ग कोविड में कोरोना के लक्षण 4 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक रहते हैं। सर्वे के मुताबिक देश के 2% लोगों में दिसंबर की शुरुआत में लॉन्ग कोविड पाया गया था।
अमेरिका के कई राज्यों में अस्पतालों में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होने लगे हैं। आईसीयू भी अब पहले जितने खाली नहीं हैं। ऐसे में एक्सपर्ट ने लोगों से बूस्टर डोज लेने, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाने और मास्क पहनने की अपील की है। फ्लोरिडा में एक जगह पर टेस्ट के लिए लोग क्लिनिक खुलने के 5 घंटे पहले ही अपनी कारों में इंतजार करते दिखे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन संक्रमण दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। WHO प्रमुख टेड्रोस एडहेनोम ने चेताते हुए कहा कि जिस तरह से केस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ओमिक्रॉन और डेल्टा की सुनामी आ सकती है। पीएम मोदी आज कहां करेंगे कैंसर संस्थान के नए कैंपस का उद्घाटन। कांग्रेस चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक में किन राज्यों के प्रत्याशियों पर होगा मंथन। चुनाव से पहले सीएम योगी ने किसानों को दिया कौन सा तोहफा। ओवैसी का अल्पसंख्यक दाव क्या है। देश की सभी अहम खबरों को जानते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। नए परिसर में 460 बिस्तरों वाला बड़ा कैंसर यूनिट होगा, जो 530 करोड़ रुपए लागत से बना है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सीएम ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली तरीके से शामिल होंगी। कांग्रेस की 2 दिवसीय सीईसी की बैठक आज से शुरू हो रही है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस मीटिंग में गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। आज गोवा और कल पंजाब के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने किसानों को दी जाने वाली बिजली की मौजूदा दरों में 50% की कमी कर दी। इसमें निजी नलकूप की बिजली दरें आधी हो जाएंगी। ये छूट ग्रामीण व शहरी दोनों ही उपभोक्ताओं को मिलेगी। यूपी के बरेली पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि जब मैं सच्चाई बोलता हूं तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। यूपी में बीजेपी के 300 एमएलए हैं, लेकिन इनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। वही सपा को लगता है कि मियां तो इनके हम ही हैं, ये हमें छोड़कर कहां जाएगा। यहाँ आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। आरएसएस ने यूपी में चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पैठ बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल कन्वीनर शाहिद सईद ने कहा कि वे खासकर महिलाओं को मोदी और योगी सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे, जो उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए है। नीट पीजी काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स के विरोध के चलते केंद्र सरकार ने इसकी जल्द सुनवाई की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा को चुनौती दी थी। कहा गया था कि देश में बड़ी आबादी ऐसी है जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक है। मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब को एक महिला के बालों में थूकना महंगा पड़ा। जावेद हबीब के खिलाफ इस मामले में यूपी के मुजफ्फरनगर में केस दर्ज हुआ है। जावेद ने एक सेमिनार के दौरान बागपत में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला के बालों में थूका था। ये वीडियो 3 जनवरी का है। और पानी की कमी है ना, में जान है। ग्रेटर नोएडा में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करके पार्टी आयोजित करने वाले होटल संचालकों और पार्टी में शामिल 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 लड़कियां भी शामिल हैं, जिसमें एक विदेशी मूल की महिला है। इनके पास से शराब की बोतल और अन्य कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। आरोपियों के पास से 30 मोबाइल फोन, 1,30,000 रुपए और 8 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि भारी बर्फबारी ने पर्यटकों की मुसीबत बढ़ा दी है। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिसके चलते जहां तहां गाड़ियां हादसे का शिकार हो रही है। जम्मू कश्मीर में आज और कल भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। एफएमसीजी कंपनियों के उत्पाद फिर क्यों महंगे होंगे। राजस्व घाटे की टेंशन में महंगा लोन क्यों उठा रही है राज्य सरकारें। 2 पहिया वाहनों की बिक्री में क्यों आई गिरावट। कारोबार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए मनी 9। एफएमसीजी कंपनियां बढ़ी हुई लागत की दुहाई देकर फिर से कीमतें बढ़ाएंगी। पार्ले इस साल अपने उत्पाद के दाम 10 से 12% तक बढ़ाएगी, तो केविन केयर ने 4 से 5% तक दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। गोदरेज कंज्यूमर ने दिसंबर में ही कह दिया था कि जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान उसके प्रोडक्ट 9 से 10% महंगे हो जाएंगे। आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों को क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जानकारी जुटाने की मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत 2 करोड़ रुपए की नेट वर्थ वाली कोई भी कंपनी क्रेडिट ब्यूरो से जानकारी ले सकेगी। इस कदम से ऐसी फिनटेक कंपनियों जिनके पास एनबीएफसी लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो बैंक की मदद से कर्ज देने की सुविधा देती हैं, उन्हें फायदा होगा।
केंद्र सरकार की ओर से पूंजीगत खर्च अक्टूबर और नवंबर महीनों में 41% तक कम हो गया है। ये कमी वित्त मंत्री की ओर से अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की नसीहत के बावजूद आई है। इसका असर ये होगा कि अर्थव्यवस्था में कोविड की वजह से कम हुई मांग और घट सकती है। देश की जीडीपी में सरकारी खर्च का करीब 20% हिस्सा होता है। राज्य सरकारें अपने राजस्व घाटे, जो कमाई और खर्च के बीच का अंतर होता है, को पूरा करने के लिए महंगा स्टेट डेवलपमेंट लोन ले रही है। चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए ऋण की लागत अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ऋण जुटाने के ताजा चरण में राज्यों ने 7.16% ब्याज पर ऋण जुटाया है, जो पिछले हफ्ते से 0.11% ज्यादा है। रेल मंत्रालय की कंपनी रेलटेल ने पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों पर कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने की योजना शुरू की है। इससे रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले लोगों को स्टेशन पर ही कॉमन सर्विस सेंटर्स की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इनमें ट्रेन, हवाई, बस आदि की टिकट की बुकिंग, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान, पैन कार्ड, आयकर, बैंकिंग, बीमा जैसी सेवाएं शामिल हैं। शेयर बाजार में हाल ही में लिस्ट हुए स्टार्टअप जोमेटो, नायका, पेटीएम और पॉलिसी बाजार के सितारे इस समय बुलंदियों पर हैं। एएमएफआई ने 5 जनवरी को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का नए सिरे से वर्गीकरण किया है। इस बार के वर्गीकरण में स्टार्टअप कंपनियों जोमेटो, नायका, पेटीएम और पॉलिसी बाजार को लार्ज कैप का दर्जा दिया गया है। नए साल में नई मोबाइल हैंडसेट लॉन्च होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। जनवरी-मार्च के बीच केवल 45 नए हैंडसेट लॉन्च होने की संभावना है। कोरोना वेव से चीन और हांगकांग में लॉकडाउन लग गया है। इससे पार्ट सप्लाई रुक गई है। लॉकडाउन अगर लंबा खिंचा तो जनवरी-मार्च तिमाही में मोबाइल हैंडसेट शिपमेंट में 20% की गिरावट आने की आशंका है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। फेज 2 के तहत 7 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, यूपी, तमिलनाडु और राजस्थान में ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। योजना पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोजेक्ट गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली पानी के लक्ष्य को पूरा करने में काफी मददगार है। देश में 2 पहिया वाहनों की बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन फाडा के मुताबिक पिछले साल सितंबर से दिसंबर तक देश में 2 व्हीलर सेल करीब 10% घटकर 45 लाख से नीचे रही। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हाल ऐसा ही रहा तो रोजगार और निवेश भी प्रभावित हो सकते हैं। और मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9Live को फॉलो करें तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। नए साल के मौके पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का झंडा फहराने वाला प्रोपेगेंडा की पोल फिर से खुल गई है और ड्रैगन से निपटने के लिए जापान का रेलगन प्लान क्या है? पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने किसे बनाया है अपना उत्तराधिकारी? बॉर्डर पर बाड़बंदी विवाद में तालिबान कैसे पड़ा भारी? पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। गलवान घाटी में चीनी प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई है। नए साल पर चीनी मीडिया ने एक वीडियो शेयर करके दावा किया था कि ड्रैगन आर्मी ने गलवान घाटी में झंडा फहराया, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय वेब पोर्टल कार्बन ट्रेसी का दावा है कि वीडियो में जो सैनिक दिख रहे हैं वो चाइनीज फिल्म एक्टर वू जिंग हैं और जो महिला दिख रही है वो जिंग की पत्नी शिए नान है। इतना ही नहीं, ये वीडियो गलवान घाटी से 28 किलोमीटर दूर अक्साई चीन इलाके में शूट किया गया था। पैंगोंग लेक में चीन के पुल बनाने पर भारत सरकार का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पुल का निर्माण उन इलाकों में किया जा रहा है जो पिछले 60 साल से चीन के अवैध कब्जे में हैं और हम देश के सुरक्षा हितों को लेकर जरूरी कदम उठा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया था कि झील के सबसे संकरे हिस्से पर चाइनीज आर्मी पुल बना रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक और पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया है। बारामूला के राफियाबाद गांव में सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी ढूंढ निकाला और उसे डिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तानी आतंकी आए दिन विस्फोटकों के जरिए सेना की गाड़ियों को टारगेट करने की साजिश रचते रहते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस ड्रैगन की धमकियों का पूर्वी चीन सागर में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जापान रेलगन बना रहा है। रेलगन तकनीक चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक करंट के जरिए फायर करने में सक्षम होगी जो किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिरा सकती है। चीन के भारी विरोध के बावजूद ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक बेहद अहम डिफेंस डील की है। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैन्य और सुरक्षा तकनीकों के साझा करने पर सहमति बनाई है। समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों की दोस्ती का सबूत है। ऑस्ट्रेलिया जापान की डील से छोटे देशों को धमकाने वाले चीन को करारा जवाब मिला है। चीन से तनातनी के बीच ताइवान की आर्मी ने दक्षिण शहर काओशुंग में एक युद्धाभ्यास किया। इस दौरान शहरी इलाकों में होने वाले हमलों से निपटने की प्रैक्टिस की। दिलचस्प बात यह रही कि अटैक करने वाली टीम लाल झंडे के साथ दिखाई दी और डिफेंस करने वाली टीम नीले झंडे के साथ। चीन का झंडा भी लाल रंग का है।
ये इस बात का संकेत है कि ताइवान चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए युद्धाभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यानी 69 साल के इमरान खान ने 65 साल के कुरैशी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। किसी युवा की बजाय बूढ़े कुरैशी को उपाध्यक्ष बनाए जाने पर इमरान का उनकी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। तालिबान के आगे सरेंडर करने वाली पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने फिर डींगे हाँकी है। बाबर ने कहा कि अफगान सीमा पर कटीले तारों की बाड़बंदी जारी रहेगी। हमारे सैनिकों का खून बहा है, ये काम नहीं रुकेगा। जबकि इसके पहले तालिबानी लड़ाकों ने कई बार पाकिस्तानी सेना को बाड़बंदी से रोक दिया और उन्हें मौके से खदेड़ दिया। वहीं पाकिस्तान के साथ बढ़ते सीमा विवाद पर तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान को डूरंड लाइन के आसपास भी किसी भी तरह की बाड़बंदी नहीं करने दी जाएगी। तालिबान कमांडर मौलवी सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर पहले जो भी किया वो कर लिया, अब कोई बाड़बंदी नहीं होगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।